बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में माधव नाम का एक बड़ा ही अच्छा मूर्तिकार रहता था। वो बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता था, पर गांव में उसकी मूर्ति के कोई खास अच्छे दाम नहीं मिलते थे। एक दिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर चला जाता है। वहां जाकर वो अपनी मूर्तियां बाजार में बेचने लगता है, पर कोई भी उससे मूर्ति नहीं खरीदता। एक दिन वो बड़ा ही निराश हो जाता है और वापस गांव जाने का फैसला कर लेता है। पर तभी उसके पास एक लड़की आती है। अरे, ये मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है, कितने की है? अरे मैडम, आप जो मर्जी दे दो। इतने दिनों से मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी एक भी मूर्ति नहीं बिकी। ओह, ये तो बड़े ही दुख की बात है। अच्छा, मैं तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ। मेरी शोपीस की बहुत ही बड़ी दुकान है और मैं उसमें मूर्तियाँ भी बेचती हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम पर रख सकती हूँ। दुकान के नीचे गोदाम है, तो तुम वही मूर्तियाँ बनाना और मैं उन्हें अपनी दुकान में बेच दूंगी। ये तो ये तो बड़ी अच्छी बात है मैडम जी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। बस फिर सीमा माधव को काम पर रख लेती है और माधव उसी दुकान के नीचे बने गोदाम में मूर्ति बनाना शुरू कर देता है। सीमा काफी अच्छे दामों में माधव की बनाई मूर्तियां अपनी दुकान पर बेचने लगती है। उसकी बनाई मूर्तियों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी। एक दिन सीमा की दुकान पर एक सेठ आदमी आता है। ये मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है और मैंने काफी सुना है आपकी दुकान की मूर्तियों के बारे में। जी शुक्रिया, बताओ मैं आपके लिए कौन सी मूर्ति पैक कर दूं? मुझे एक बहुत ही सुंदर और सबसे अलग मूर्ति चाहिए। ऐसी मूर्ति जो पूरे शहर में किसी के पास ना हो। मैं उसके लिए तुम्हें कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ, पर बस तुम मुझे ऐसी मूर्ति बनवा कर दे दो। जी बिल्कुल। माधव पीछे खड़ा सेठ और सीमा की बातें सुन रहा होता है। उसे उनकी बात सुनकर मन में लालच आ जाता है। मेरी बनाई मूर्तियाँ मैडम इतने अच्छे दामों में बेच रही हैं। सारी मेहनत मेरी और कमाई ये, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर मैं करूं भी तो क्या। शाम को जब सीमा दुकान बंद करके जाने लगती है, तब माधव वहां आकर सीमा से बात करता है। हाँ माधव, बोलो क्या बात है? मैं अब अपनी मूर्तियाँ इतने कम दाम में नहीं बनाऊंगा। कम दाम? मैं तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे देती हूँ माधव। नहीं नहीं, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली हैं। मुझे आधा मुनाफा चाहिए बस। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मैंने पहले ही साफ साफ बात की थी। मैंने तुम्हें रहने की जगह दी, काम दिया, और तुम आज ऐसे कर रहे हो। आखिर इस दुकान का किराया, गोदाम का किराया, बिजली का खर्च, सबकी सैलरी और जाने कितने खर्चे निकालने होते हैं मुझे। सीमा अपनी बात बोलकर घर चली जाती है, पर माधव के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। अगले दिन वो सीमा को कुछ काम के बहाने गोदाम में बुलाता है। हाँ बोलो माधव, क्या बात है? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है और वो तभी होगा जब मैं तुम्हें मार कर इस दुकान पर अपना कब्जा कर लूंगा। सीमा बचने के लिए वहां से भागने लगती है कि तभी माधव पीछे से उसके सर पर हथौड़ा दे मारता है। सीमा उसी वक्त जमीन पर गिर जाती है। उसके सर से खून बहने की वजह से उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। माधव को समझ नहीं आता कि वो सीमा की लाश को कहाँ ठिकाने लगाए। वो वहाँ पड़ी मिट्टी को सीमा के ऊपर अच्छे से लगाकर एक मूर्ति तैयार कर देता है। वो मूर्ति बेहद ही खूबसूरत बनती है। अरे वाह, क्या मूर्ति बनी है। ऐसी मूर्ति तो मैंने आज तक नहीं बनाई। अब इस मूर्ति को मैं यहीं रखता हूँ। किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि वो सीमा मैडम कहाँ गईं। और अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं बोल दूंगा कि वो कोई काम से कुछ महीनों के लिए बाहर गई हैं और दुकान की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ गई हैं। अगले दिन से माधव सीमा की जगह दुकान संभालने लगता है। पर फिर एक दिन जब वो मूर्ति बना रहा था, तो अचानक वहाँ की लाइट बंद हो जाती है। उसके बाद उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज आती है। कौन है यहाँ? माधव को अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। वो अपनी जेब से माचिस निकालता है और एक तिल्ली जलाता है। जैसे ही थोड़ी रोशनी होती है तो उसे मूर्ति की जगह एक चुड़ैल दिखाई देती है। माधव जोर से चिल्लाता है और उसके हाथ से जलती हुई माचिस की तीली छूटकर नीचे गिर जाती है। माधव बहुत डर जाता है और तभी लाइट वापस आ जाती है। अभी 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 तो इस मूर्ति की जगह एक चुड़ैल थी और ये तो वही मूर्ति है जिसमें मैंने सीमा मैडम को बंद किया हुआ है। कहीं ये चुड़ैल तो नहीं बन गई? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब मेरा वहम है। माधव घर जाकर सो जाता है। उसके जाने के बाद वो मूर्ति हिलने लगती है और फिर से एक चुड़ैल में बदल जाती है। इससे क्या लगा कि इसका वहम है। अब
मैं आ गई हूँ अपनी मौत का बदला लेने। चुड़ैल वहां रखी सारी मूर्तियों को एक एक करके तोड़ देती है। बहुत घमंड हो गया है ना इसे अपनी मूर्तियों पर। अब देखती हूँ कैसे ये अपनी मूर्तियों को मेरी दुकान में बेचेगा। चुड़ैल सारी मूर्तियां तोड़कर वहां से चली जाती है। सुबह जब माधव आता है तो सारे गोदाम में टूटी हुई मूर्तियां देखकर दंग रह जाता है। सभी मूर्तियों के टुकड़े टुकड़े हो रखे थे, पर बस एक ही मूर्ति बिल्कुल सही सलामत खड़ी थी, और वो वही भूतिया मूर्ति थी जिसमें सीमा का शरीर दफन था। ये कैसे हो सकता है? आखिर ये किसका काम है? जरूर रात को यहाँ कोई चोर आया होगा। माधव ऊपर दुकान में जाकर बैठ जाता है। अरे भाई, मैंने 4 दिन पहले एक मूर्ति का ऑर्डर दिया था, तैयार है क्या? वो तो कल रात ही टूट गई, अब क्या करूं? अरे क्या हुआ भाई, कुछ तो बोलो। जी, वो अभी उसमें कुछ काम बाकी है, आप उसे 2 दिन बाद ले जाना। अरे मुझे वो मूर्ति आज ही चाहिए थी। मैंने तुम्हें बताया भी था कि मुझे वो किसी को तोहफे में देनी है। अब वो तैयार नहीं है तो रहने ही दो, मुझे नहीं चाहिए। अरे अरे पर आप रुकिए तो। ग्राहक उसकी बात सुने बिना ही चला जाता है। पूरे दिन ऐसे ना जाने कितने ग्राहक गुस्सा होकर वापस चले जाते हैं। अब माधव के साथ रोज रोज अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कभी उसे गोदाम से हंसने की आवाज आती तो कभी उसे वहाँ कोई लड़की भागती हुई दिखती, और रोज उसकी बनाई मूर्तियाँ टूटी हुई मिलती। माधव को पूरा यकीन हो जाता है कि उस मूर्ति में ही कुछ है जिसमें उसने सीमा को बंद किया है। फिर शाम को वहाँ वही सेठ आता है जो 1 महीने पहले अपनी मूर्ति का ऑर्डर देकर गया होता है। अरे वो लड़की कहाँ गई? जी, वो तो किसी काम से कुछ महीनों के लिए बाहर गई हुई हैं। मैंने तो उसे एक मूर्ति का ऑर्डर दिया था। मैंने उसे मुंह मांगी कीमत देने को भी कहा था, पर वो तो चली गई। क्यों ना मैं इसे वही मूर्ति दे दूं? इससे मेरा उस मूर्ति से पीछा भी छूट जाएगा और मुझे उसके अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। माधव उस भूतिया मूर्ति को गोदाम से लेकर आता है और सेठ को दिखाता है। सेठ उसे देखता ही रह जाता है। सेठ उस मूर्ति के अच्छे पैसे माधव को देता है और उसे लेकर घर चला जाता है। सेठ उस मूर्ति को अपने घर के बीचों बीच सजा कर रख देता है। रोज रात को वो मूर्ति चुड़ैल में बदल जाती और माधव के गोदाम में जाकर रोज बाकी की मूर्तियों को तोड़ देती। माधव बड़ा ही परेशान हो जाता है। उसकी मूर्ति पूरी होने से पहले ही टूट जाती और ऐसे उसका काम धीरे धीरे कम होने लगता है। एक दिन उस मूर्ति की आंखों से खून के आंसू निकल रहे होते हैं। जैसे सेठानी वहाँ से गुजरती है तो उसकी नजर उन आंसुओं पर पड़ती है। अरे ये क्या लग गया इस पर? ऐसा लग रहा है जैसे इस मूर्ति के खून के आंसू निकल रहे, पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये जरूर बच्चों की शरारत है। सेठानी उस मूर्ति के आंसू पोंछकर वहाँ से चल देती है। अगले दिन जब वो फिर उस मूर्ति को देखती है तो फिर से उसकी आंखों में खून के आंसू होते हैं। वो फिर साफ कर देती है, पर ऐसा रोज रोज होने लगता है। फिर रात को जब सेठ जी वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति गायब है। वो पूरे घर में शोर मचा देते हैं। सब लोग उस मूर्ति को ढूंढते हैं पर मूर्ति कहीं नहीं मिलती। पर जब सुबह सब उठते हैं तो मूर्ति अपनी जगह पर ही होती है। ऐसा हर रात होने लगता है। मुझे तो इस मूर्ति में कुछ गड़बड़ लग रही है। इस मूर्ति की आंखों से खून के आंसू निकलते हैं और ये रात में गायब होकर सुबह वापस आ जाती है। हमें इस मूर्ति को तोड़ देना चाहिए, बस यही तरीका है इससे छुटकारा पाने का। सेठ एक हथौड़ा लाता है और उस मूर्ति पर दे मारता है। उस मूर्ति से खून बहने लगता है और फिर उसके अंदर से एक कंकाल बाहर निकलता है। हे भगवान, ये क्या है? ये तो किसी का कंकाल है। तभी उस टूटी मूर्ति से धुआं उठता है और वहाँ चुड़ैल आ खड़ी होती है। चुड़ैल, ये तो चुड़ैल है। मैं सीमा हूँ, वही सीमा जिसकी दुकान से तुमने ये मूर्ति खरीदी और ये मेरा ही कंकाल है। पर सीमा तो कहीं बाहर गई हुई है, ऐसा उस माधव ने मुझे बताया। झूठ बोल रहा है वो। उसने मुझे मारकर एक मूर्ति में बदल दिया ताकि वो मेरी दुकान पर कब्जा कर सके। आज तुमने इस मूर्ति को तोड़कर मुझे मुक्ति दे दी, पर मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं उस माधव से बदला नहीं लूंगी। हे भगवान, उस माधव ने एक लड़की के साथ इतना बुरा किया। मैं उसे उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगा। नहीं, उसे तो मैं मारकर खुद सजा दूंगी। उसकी सजा तो मौत से भी बदतर होनी चाहिए। उसे तो जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगले दिन सेठ पुलिस को सारी बात बताता है। पुलिस छानबीन करती है तो माधव का सारा सच सामने आ जाता है। उसे उम्र कैद की सजा मिल जाती है और सीमा को इंसाफ और मुक्ति।